तो मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मूल में यही है कि वो कौन करे इसको लेकर के एक विषय बन रहा है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि वो खुद ये जो एनजीएससी की व्यवस्था वो लाने का विचार उन्होंने किया था उसको दोबारा से लाने की तैयारी चल रही है? क्या फिर से वो लाएंगे इसको? लाने को तो ला सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? जो चीज़ सुप्रीम को उसमें क्या चेंज करके लाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर अगर कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज करते हैं जिससे आगे वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता है तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज आगे वाला अगर स्ट्रक्चर रिपीट करता है तो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ओके जी। जस्टिस वर्मा, ये आरोप लगता है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें डिस्क्रिशन के आधार पर तय हो जाता है। जानने वाला कोई हो सकता है या किसी की पसंद नापसंद हो सकती है। ऐसे भी बहुत इंस्टेंसेस बताए लोगों ने, आप लोग मुझे ज़्यादा इनलाइटन करेंगे, कि एक कॉलेजियम सिस्टम है उसमें किसी व्यक्ति को उसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन एक कॉलेजियम सिस्टम में कोई नया चेंज हुआ तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या क्राइटेरिया होता, कैसे तय करता है कॉलेजियम सिस्टम? अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित साहब ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम सो फार एज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है लॉयर्स का या इवन पीपल कमिंग फ्रॉम जुडिशरी, उनको उनका पूरा परफॉर्मेंस देख करके, उनकी लॉयर की पोटेंशियल देख करके, उनकी इंटेग्रिटी देख करके, उनका लॉ में कितना साउंड है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये किया जाता है। आप जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं कॉलेजियम में वो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड दैट स्टेट वेयर ही इज चीफ जस्टिस। अब वो किसी लॉयर को नहीं जानता पर्सनली कि वो किस तरीके से काम करते हैं या क्या करते हैं या उनका एंटीसीडेंट क्या है। बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काउंसिल इन कोर्ट वो जज करते हैं उस लॉयर की पोटेंशियल, उस लॉयर की इंटेग्रिटी, उस लॉयर की साउंडनेस इन लॉ and every other aspect which are required to be considered for appointment of a judge. Now thereafter there are two other members, senior members, who form the part of the collegium system. Chief Justice of India जब नाम इनिशिएट करता है उसके बाद वो दो और जजेस हैं, उनसे भी वो पूछते हैं उस पर्टिकुलर लॉयर के बारे में या पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर के बारे में, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो ये कहना कि साहब इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, प्रॉपर आदमी नहीं अपॉइंट होता है या अपॉइंटमेंट सही नहीं होते, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था उसको सेटिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन रेशियो ऑफ 4:1। उसमें दो मेंबर्स, एक तो जुडिशियल सर्विस, एक लॉ मिनिस्टर प्लस एक पर्सन, रिनाउंड पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मेंबर होते उस कमीशन के। अब ये बताइए कि साहब वो दो लोग जिनको कानून के बारे में या उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में जिसका नाम रिकमेंड हो रहा है उसके बारे में उनको कुछ नहीं मालूम, हाउ कैन अ पर्सन who is not conversant with the court proceedings can judge the potential of a person who is to be appointed in the high court as a judge? तो इसलिए वो that system is not correct because of the fact कि उस आदमी की, उस लॉयर की, उसकी जो क्षमता है to become a judge वो apparent नहीं होती है। इस वजह से so far as I am concerned, और हमारा ये मत है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल सिस्टम के लिए collegium system is the best system which can be there
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर मान लीजिए उसमें कोई खामियां हैं भी तो भाई उसमें डायलॉग हो, जो खामियां नहीं हो, जस्टिस वर्मा, फिर कानून मंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं? एकदम से जस्टिस वर्मा, कानून मंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं? ये कह देना। अब कानून मंत्री साहब ने कहा कि साहब जब कोलिजियम होता है, बैठता है, तो टाइम वेस्ट हो रहा, वो होता है। और जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब कोलिजियम की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, नाम के इनिशिएट होते हैं, तो उस वक्त कोई काम का कोई हर्जा नहीं होता। वो एक मीटिंग होती है, उसमें नेम्स आर रिकमेंडेड एंड जो 2 और जजेस कोलिजियम के होते हैं वो दे सिट टुगेदर एंड डिसाइड एज टू वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड। उसमें बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि जहां रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की जाती है, अ पर्सन इफ नॉट फाउंड टू बी सूटेबल देन हिज नेम इज नॉट फॉरवर्डेड। तो ये कहना कि साहब कि इस प्रोसीडिंग्स में डिले हो रही और दूसरा काम हर्जा हो रहा है और कोर्ट की प्रोसीडिंग। जी जस्टिस वर्मा, जी जस्टिस वर्मा, माय माइंड इट इज एब्सोल्युटली। जस्टिस एएन मित्तल, जो नया सिस्टम बनाने की सरकार कोशिश कर रही थी उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे और 2 एक लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट लोगों को चुना जाएगा। उसको चुनने के लिए जो कमेटी है उसमें खुद भी सीजेआई साहब है और प्राइम मिनिस्टर है। और ये तो आशंका ये है कि वो 2 लोग पता नहीं कौन आ जाए, उनको जानकारी नहीं होगी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे। तो यहाँ पे एक सवाल है कि उसमें कुछ गड़बड़ की आशंका है, लेकिन जो अभी मौजूदा कॉलेजियन सिस्टम है जिसके अंसारी साहब करेंगे उससे बेटर सिस्टम क्या है बताइए, या तो या वर्मा साहब करेंगे उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये झगड़ा किस बात का है कि अपने अपने क्लब में एंट्री बैन कर रखी, उसका झगड़ा है क्या? देखिए, मैं बड़े सम्मानपूर्वक कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। उसमें ठीक है, जजेस जो कैंडिडेट है उसकी पोटेंशियलिटी को जज किया जाना चाहिए, परंतु पोटेंशियलिटी जज करने के लिए बहुत से मानक हो सकते हैं। हमारे कॉलेजियम सिस्टम में अभी कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि जब भी कोई कॉलेजियम हो उससे पहले ओपन एप्लीकेशंस मांगी जाएं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बायोडेटा कि आपने पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में कितने मुकदमे दायर किए, कितने मुकदमे आपने तय कराए और कौन सा केस आपका AFR फिट फॉर रिपोर्टिंग हुआ और आपकी इनकम क्या है। तो ओपनली अगर एप्लीकेशन इनवाइट, अक्सर अब वर्तमान में होता क्या है कि जो कॉलेजियम होता है वो अपनी मर्जी से नामों को चुन लेता है, उसमें कोई नाम रेफर नहीं होते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये है कि ओपनली एप्लीकेशन मंगवाई जानी चाहिए। दूसरा मैं इसको 2 पार्ट में लेकर के चलना चाहूंगा, एक प्री एलिवेशन और दूसरा पोस्ट एलिवेशन। बहुत से मामले ऐसे आए हैं जिनमें एलिवेशन के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जो उसे दिखाई जानी चाहिए थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, अंकल प्रैक्टिस मैं समझता हूं सभी लोग समझते हैं, अंकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये जरूरी है कि बार से और बेंच से जो भी जजेस एलिवेट किए जाएं, अगर उनका इमीडिएट क्लोज किथ एंड किन उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उनका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हो जाना चाहिए। मैं चूंकि सर्विस जज हूं, मैं सर्विस जजेस की पीड़ा बयान कर सकता हूं। सर्विस जजेस के बारे में किसी प्रकार का कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हुआ है कि तमाम लोगों के नाम इस ग्राउंड पर काटे गए कि उनके रिटायरमेंट में भी 6 महीने बाकी हैं, जबकि तमाम रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस को एलिवेट कर दिया गया। तो सिस्टम एक होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा है कि कोई वादकारी क्यों हारा या क्यों जीता, ये बात स्पष्ट रूप से उस निर्णय में होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जिस कैंडिडेट को भी कंसीडर किया जाए उसको क्यों चुना गया और उसको क्यों नहीं चुना गया, ये बताना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और अगर किसी कंसीडर्ड कैंडिडेट के बारे में अगर कोई कहना चाहिए नेगेटिव बात है तो उस कैंडिडेट को उस बिंदु पर
अपना स्पष्टीकरण अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग